हाय स्टूडेंट्स, मैं पंकज सर आपका फिर से वेलकम करता हूं। हम लोग ऑलरेडी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12th के लिए जो पहला चैप्टर था वो वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग देख भी चुके हैं। हम लोग आप लोग के ये रेस्पॉन्स से ज्यादा ही खुश होकर यूट्यूब पे भी इसको छोड़ने का डिसीजन लिए हैं और यूट्यूब पे जो चैनल का नाम है वो चंद्रा सर एडुस्कोप, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस पे हम पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और एक पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। जैसे हम पहले सोल ट्रेडिंग 11 में पढ़ चुके हैं, तो 11th क्लास में हम लोग जैसे अकाउंट्स बनाना सीखे सोल ट्रेडर का, वैसे 12th में पहला जो हम लोग करेंगे वो पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं पार्टनरशिप क्या होता है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो और 11th में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ये इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में बना था। हाँ, आजादी से पहले पुराना लॉ है वो। तो उसके हिसाब से डेफिनेशन दिया हुआ है, तो हम वही डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि एक्ट का वही डेफिनेशन है। एंड देन फिर उसको एनालाइज करेंगे कि डेफिनेशन में बोल क्या रहा है। ठीक है, यही कोई भी लॉ पढ़ने का, जब आप लोग ये चीज पढ़ोगे सीपीटी, सीएस फाउंडेशन कुछ भी करोगे आगे, तो लॉ पढ़ने का एक तरीका बताया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन आया है तो आपको बता दो। सबसे पहले लॉ को क्या है, जितना भी कोई एक्ट बनता है, पहले एक्ट कैसे बनता है, दोनों पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा है, हमको पता है। वहां क्या होता है, कोई भी एक मेंबर जो है वो बिल लेके आता है, उस पर डिस्कशन होता है। 2/3 मेंबर इधर लोकसभा में, 2/3 मेंबर राज्यसभा में, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है वो बिल, एंड देन प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 4 उसको अलग अलग सेक्शन, सब सेक्शन में बांटा जाता है, रूल्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो डेफिनेशन दिया है पार्टनरशिप में, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग पढ़ेंगे। पहली बात तो पर्सन्स वर्ड यूज किया है, मतलब एक आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना पाएगा, तो कम से कम 2 आदमी चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक, 2 या 2 से ज्यादा। कितना ज्यादा थोड़ी देर बाद बताऊं। और वो लोग किस चीज को लेके एग्री किए हैं, अगर एग्री किए हैं तो ये एग्री कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। आइदर ओरली एग्री हुए होंगे या राइटिंग में एग्री हुए होंगे। किस चीज के लिए एग्री हुए हैं, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है ना, डेफिनेशन में कहीं लॉस नहीं लिखा हुआ है, तो बोले सर लॉस होगा तो क्या करेंगे। प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट आप पीएल अकाउंट बना रहे हो, उसमें लॉस हो गया तो वो क्या, लॉस मतलब क्या, नेगेटिव प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट शेयर हो रहा है मतलब नेगेटिव प्रॉफिट भी शेयर होगा, तो लॉस भी शेयर होगा, सिंपल सा बात है। कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस या तो सब चला सकते हैं, 4 पार्टनर हैं, चारों चला रहे हैं, डेली आते हैं ऑफिस, अपना काम करके जाते हैं, या फिर एनी ऑफ दैम। जरूरी नहीं है कि चारों ऑफिस में बैठेंगे, एक ही बंदा है जो रेगुलर जाता है, काम करता है, तो ये नहीं बोल सकते कि आदमी तो 4 है सर लेकिन काम एक कर रहा है तो इसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो बोले सर फिर बाकी 3 का क्या होगा। बाकी 3 ये माना जाएगा कि वो जो आदमी काम कर रहा है ना, मिस्टर एक्स, वो बाकी ए बी सी को भी अपने एक्शन से बाइंड कर रहा है। बाइंड कर रहा मतलब ये तीनों कभी नहीं बोल सकते कि हम तो ऑफिस आते नहीं, हमको नहीं पता भाई क्या हो रहा है। जो भी कर रहा है बिजनेस में वो आप रेस्पॉन्सिबल इक्वली हो गए, चाहे आप ऑफिस आओ, चाहे काम करो, चाहे नहीं करो। समझ गए, समझ गए। तो यहां हम देखे पार्टनरशिप को, डेफिनेशन में हम गए तो हमको समझ आया कि बेसिक मीनिंग उसका क्या है। अब उसका फीचर पे आते हैं हम लोग। ठीक है, फीचर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होंगे तो अभी हम लोग सीख लिए, बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो जितने भी आदमी होंगे वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। किस चीज में कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। तो बोले ये क्या है, एग्रीमेंट में तो कोई भी एंटर कर सकता है सर। नहीं, एग्रीमेंट में सब एंटर नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है।
मतलब कौन कौन नहीं कर सकते हैं वो बता दिया एग्रीमेंट, मतलब उसको छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। कौन कौन नहीं कर सकता है एग्रीमेंट? माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, मतलब 18 साल से कम का आदमी, औरत, जो भी बच्चे हैं वो बच्चे ही कहलाएंगे। वोट देने का हक नहीं है तो एग्रीमेंट में एंटर करने का कैसे होगा? नेक्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब खिसका हुआ, दिमाग से सटकेला आदमी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, कहीं भी कुछ भी साइन कर सकता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट में पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये क्या होता है? जैसे मान लो एक आदमी ऑलरेडी कन्विक्शन मतलब समझते हो, कोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा था, कोर्ट में उसको दोषी पाया गया और वो अभी सजा काट रहा है, तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे बात, इसमें इंसॉल्वेंट हो गया मान लो कानून के अंदर में, तो इंसॉल्वेंसी के लॉ के हिसाब से फिर वो बहुत सारे लॉ है जो मना करते हैं कि आप और एग्रीमेंट में भी एंटर नहीं कर सकते, तो वो सब कुछ छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्मल पर्सन है आप में सब एंटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम 18 साल से ज्यादा हूं, प्लस ये सब डिस्क्वालिफिकेशन हमारे अंदर ना हो। ठीक है। दूसरा बात, एग्रीड था, तो अब एग्रीड है मतलब एग्रीमेंट होगा आपस में, क्योंकि कोई भी चीज चलाने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा? वो कोऑर्डिनेशन या तो बात करके आएगा ओरली, या तो हम बात कर लेंगे, 3 आदमी हैं ABC, बात कर लिए कि भैया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट रेशियो ये होगा, हम इतना प्रॉफिट बांटेंगे, इतना कैपिटल लाएंगे, जो भी है। ओरल को भी माना जाता है वैलिड पार्टनरशिप है। रिटर्न, आज के दिन में हर चीज रिटर्न लिख लेना जरूरी है, ABC है, B और C कब पलट गए पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए बेटर है रिटर्न में रख लेना, ताकि रिटर्न में क्या होगा, सब कुछ प्रूफ रहेगा, सबूत रहेगा। तो रिटर्न में जब एग्रीमेंट बनाते हैं ना पार्टनरशिप का, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसको। आते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बिट सी, लॉफुल बिजनेस, मतलब बिजनेस सब कुछ सही है, बट बिजनेस आपका बच्चे लोगों को किडनैप करना, बच्चे लोगों को किडनैप करते हो, पेरेंट लोग से पैसा वसूल करते हो, तो बोले सर हम तो एकदम बढ़िया सा एग्रीमेंट बना के अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, आपका जो है बिजनेस लॉफुल होना चाहिए कानून के नजर में, तब जाके आपका पार्टनरशिप का कोई मतलब है। अनलॉफुल के लिए पार्टनरशिप करोगे तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, ठीक है, इलीगल बिजनेस डिक्लेयर किया जाएगा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यह पढ़ लिए कि या तो एक आदमी चलाए बिजनेस को, सब मिलके चलाए, या 4 है तो 2 चलाए, 2 घर में बैठे, फर्क नहीं पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा, और एक आदमी या 2 आदमी जो भी बिजनेस कर रहे हैं ये माना जाएगा कि बाकी चारों ने भी वही किया है, उनकी सहमति है ये सब काम। समझ गए? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अलग अलग कानून नहीं मानता है। मतलब अगर मान लो कल को पार्टनरशिप फर्म बिजनेस खोले और कोई कारण से हमको बंद करना पड़ गया, इंसॉल्वेंट हो गए, पे नहीं कर पाए किसी का डेब्ट, तो कानून ऐसे नहीं बोलेगा कि जितने भी पार्टनर हैं दे पाए तो ठीक, नहीं दे पाए तो चलेगा, आपके फर्म का एसेट हम बेच देंगे, फर्म का एसेट सफिशिएंट नहीं हुआ तो आप लोग बच जाओगे, ऐसे नहीं होगा। ABC लायबल होंगे पार्टनरशिप फर्म के हर डेब्ट के लिए, हर लाइबिलिटीज के लिए। तो कानून के नजर में ABC और ABC फर्म दोनों एक हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, हम अब तक क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग एंटिटी अलग अलग है, लेकिन हम ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कानून के नजर से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक है, मतलब फर्म का कोई भी लायबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होंगे। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब तक जैसे हम बिजनेस सेपरेट एंटिटी पढ़ते थे, सेपरेट एंटिटी एजम्पशन, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है, वैसे पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों अलग अलग होते हैं। यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दिए थे थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। पार्टनरशिप एक्ट जब पहले बना ना, शुरू में एक्ट में ये प्रोविजन था कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, ठीक है, और बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 था, बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 था।
कंपनी एक्ट 2013 में मॉडिफाई हुआ, चेंज हुआ पूरा। पहले 1956 के हिसाब से हमारा चल रहा था, फिर 2013 में कंपनी एक्ट नया आ गया पूरा। तो उस नए वाले प्रोविजन में सेक्शन 464 जब डाला गया तो उसमें लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आप कितना मैक्सिमम नंबर होगा वो आप डिसाइड कर लो, लेकिन 100 से ज्यादा मत रखना। एक्ट क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे कि आप 100 से ज्यादा मत रखना बोल के, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना होगा उस हिसाब से 100। फिर गवर्नमेंट क्या किया, रूल लेके आया। रूल्स मतलब क्या होता है ना, हर एक्ट का एक रूल्स होता है, मतलब एक्ट में प्रोविजंस होते हैं और रूल्स में डिटेल प्रोसीजर्स होते हैं। तो रूल जब लेके आया, रूल 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने होंगे, 50। कितने होंगे, 50। तो उस हिसाब से टेक्निकली एट प्रेजेंट कितना होगा, पार्टनरशिप का मैक्सिमम 50 होगा। एक्ट में 100 दिया है क्योंकि पावर दिया था, और यहाँ वो खुद बोल दिया पावर, मतलब अपना पावर यूज करके नोट एक रूल बना के कि मैक्सिमम 50 होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा, पार्टनरशिप डीड हम वहां पे बोले थे कि इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बेसिकली हम जान चुके हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक ओरली मतलब मुंह से बातचीत करके बना दिया कि भैया इतना कैपिटल लाएंगे, इतना प्रॉफिट होगा, ये बिजनेस करना है अपने को, एग्री हो गए सब, तीनों अच्छे दोस्त हैं, डिस्प्यूट का कोई चांस नहीं लगा उनको, तो लिखित में नहीं रखे। लेकिन बेटर सजेशन ये दिया जाता है कि आप लिखित में रख लीजिए, आदमी का भरोसा नहीं है, एकदम सही बोल रहे। तो ABC हम लोग क्या किए, लिखित में बना पार्टनरशिप डीड। लिखित में जैसे ही बनाएंगे, रिटर्न में होगा, कोई भी चीज रिटर्न में जैसे होगा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। तो बेसिकली ये डीड में होता क्या है या क्या होता होगा, तो बिजनेस से ही रिलेटेड बात होगा कि भैया बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे इसका ऑफिस होगा, कौन कौन पार्टनर हैं, क्या नेचर है हमारा बिजनेस का, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, क्या चीज का हम काम करने वाले हैं। ये हो गए जनरल प्रोविजंस। राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगे पार्टनर के, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कभी कोई डिस्प्यूट हो गया तो भैया कैसे सॉल्व होगा, है ना। ये हो गया जनरल प्रोविजन जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। और हमारे लिए काम का क्या चीज है, एज एन अकाउंटेंट हमारे लिए काम का चीज है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, एडमिशन अगर होगा तो क्या प्रोविजंस होंगे, कोई रिटायर होके जाएगा तो क्या प्रोविजंस होंगे, मतलब हमको अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा, किसको देगा, पार्टनर को देगा क्योंकि पार्टनर अपना कैपिटल लगाया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगा, किससे चार्ज करेगा, पार्टनर से चार्ज करेगा क्योंकि ड्राइंग पार्टनर लिया है फर्म से, समझ गया। तो ये सब बेसिक चीजें होंगे पार्टनरशिप डीड में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, ये सब हमारे लिए मायने रखता है। क्लियर है हम लोग यहां तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो क्या मेरे लिए पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। आप बोलोगे जरूरी नहीं है सर, अभी अभी तो आप बोले कि रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, एकदम सही जवाब दिया आपको, जरूरी नहीं है। इज इट नेसेसरी टू हैव अ डीड, नो, जरूरी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे वापस करूंगा कि नहीं होगा अगर रिटर्न में मान लो, और आपको मैं अकाउंटिंग करने के लिए दे दूंगा पार्टनरशिप फर्म का, तो फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस अराइज होंगे कि प्रॉफिट कितना में बांटोगे आप लोग, प्रॉफिट कैसे बांटोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हिसाब करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे हिसाब होगा। तो कुछ होना चाहिए ना रूल्स उसके लिए भाई, के पार्टनरशिप अगर डीड है तब तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, डीड पढ़ लोगे आप पढ़ से, अच्छा ये चीज इतना इतना देना है। लेकिन नहीं होगा तब कहां से पढ़ोगे, हाँ तो नहीं होगा तो कुछ चीज हमको याद रखना है, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ डीड, मतलब डीड नहीं होगा तो क्या करेंगे, और ये बात आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। क्लियर। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे, इक्वल बाय ऑल पार्टनर, याद रखना। कुछ भी लिख दे क्वेश्चन में, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा कि कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ए तो उसको ज्यादा चाहिए,
ऐसे नहीं, एब्सेंस है मतलब इक्वल होगा 1:1:1, 3 आदमी है तो 2 आदमी है तो 1:1, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, देना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो सेम टू सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी फिर सर चार्ज नहीं होगा, हाँ सिंपल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों चार्ज। लोन बाय पार्टनर, अच्छा लोन और कैपिटल डिटेल में आएंगे इसके बारे में, ठीक है। कैपिटल बस इतना समझ लो कि कैपिटल फॉर्म के लिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे लाया था, और लोन जो है, लोन हम जैसे थर्ड पार्टी लोन को ट्रीट करते हैं ना, लायबिलिटी हमारा, वैसे ये ओनर्स इक्विटी हो गया। कैपिटल क्या है, इक्विटी पड़ेगा, ओनर्स इक्विटी, हाँ तो वो इक्विटी है। और जो लोन लेके आ रहा है, इवन हम पार्टनर से ही लाए हैं, बट वो है क्या, लोन, तो इट इज थर्ड पार्टी, लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करना है, वापस करना है, ऑब्लिगेशन है हमारा। तो इंटरेस्ट कितना देना है, 6% टू बी चार्ज, समझ गए। तो याद क्या रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया होगा तो हिसाब करना पड़ेगा, कितना, 6% पर एनम, याद रखना। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, हो सकता है कि 4 पार्टनर, बताया था ना मैं 4 पार्टनर, बट एक ही बहुत दौड़ धूप करके काम करता है, तो वो बेचारा बोला कि आप लोग तो आते नहीं हो, मैं इतना मेहनत करता हूं तो मेरे को तो कुछ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अगर डीड होता तो लिख देते तो, लेकिन लिखे नहीं है, डीड नहीं बनाए हैं तो नहीं मिलेगा। तो बोले सर ठीक है, धीरे धीरे समझ आ रहा है चीज, ज्यादा समझ आएगा जब आप लोग इलस्ट्रेशन 1 निकाल लेंगे। इलस्ट्रेशन 1 पेज 1.6 मेरे में है, आपके में 7, 8, 5 कुछ भी हो सकता है, बट 1 उसमें ABC पार्टनर्स ऑफ फर्म लिखा है, दैट डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड, और 1, 2, 3, 4, 5 करके बिट दिया हुआ है। तो पहला बिट क्या बोलता है सुनिए, ए हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर, ए बी सी 3 थे, ए जो थे वो कैपिटल ज्यादा दिए थे, बी सी कम दिए थे, तो इनका मानना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए मेरे को 10% के हिसाब से। बी और सी एग्री नहीं कर रहे हैं, और बी और सी एग्री नहीं कर रहे हैं मतलब डीड यहाँ पे है ही नहीं, एब्सेंस है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, चाहे ज्यादा कैपिटल दो चाहे कम कैपिटल दो। तो पहला आंसर होगा कि भैया उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, बी हैज डिवोटेड फुल टाइम, बोला ना ए बी सी 3 में से बी जो है वो लड़का मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, दौड़ धूप करके काम भी किया है, तो वो चाहता है उसके बदले उसको कुछ पैसा मिले, सैलरी चाहता है 5,000 पर मंथ। ए और सी मना कर दिए, बोले डीड नहीं है तो हम आपको नहीं देंगे, सही किया ना, नहीं मिलेगा उसको। बिट 3, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन 50,000 एडवांस बैंक एट द मार्केट रेट इंटरेस्ट 12%। सी क्या किया है, कुछ पैसा लोन के तौर पे दिया है फर्म को, समझ रहे हो, और वो बोलता है कि उस पर मेरे को 12% का इंटरेस्ट चाहिए। डीड होता ना और लिखा होता 12% तो इसको पूरा 12 मिल जाता, लेकिन डीड नहीं है, तो डीड नहीं होने से कितना देते हैं, 6%। तो इसको बोलेंगे भाई मिलेगा तो जरूर तेरे को, बट 12 के हिसाब से नहीं मिलेगा, कितना के हिसाब से मिलेगा, 6% के हिसाब से देंगे। इसके बाद A has drawn 10,000 from the firm for personal use, मतलब ड्राइंग, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, हम जानते हैं अच्छे से। B and C demand that interest should be charged at the rate of 10%। वो बोल रहे हैं भैया तू ड्राइंग किया है तो अब तू पैसा भी देगा इंटरेस्ट के तौर पे। तो बोला पार्टनरशिप डीड है क्या अपने पास, नहीं है, तो नहीं होने से क्या होता है, नहीं चार्ज कर सकता है फर्म, तो नहीं देगा कुछ फर्म को। लास्ट पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटिंग टू 50,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ए डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो। बोलता है कि जो भी चीजें हुई, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो चाहता है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया जाए। कैपिटल रेशियो मतलब मान लो ए लाया है 10 लाख, बी लाया है 5 लाख और सी लाया है 5 लाख, तो वो लोग चाहते हैं 2:1:1 के रेशियो में इसको बांट दिया जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं लिखा है, तो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 1:1:1 होगा। बोलो ये चीज समझ आया कि नहीं, बहुत इजी है, प्रोविजन आप याद रखोगे आराम से हो जाएगा, क्लियर। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक है हम आगे पढ़ते हैं उसको, ठीक है। इसको बाद इलस्ट्रेशन 1-2 और आप लोग कर लीजिए। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छे से समझिएगा इसको, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
ठीक है, ये हम 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को बस मैं थोड़ा सा दिमाग में डाल रहा हूं आपका। चार्ज मतलब क्या होता है, ये हम यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, पीएल अकाउंट हम लोग ट्रेडिंग पेयर का फॉर्मेट बनाया। सेल्स इधर क्रेडिट में लिखते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, इधर क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, और ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को इधर डाल के हम यहाँ सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब लिखते थे। फिर नेट प्रॉफिट इधर आता था, ठीक है। तो एकदम सिंपल आप लोगों को समझने के लिए जो सबसे सुविधा वाला सेंटेंस होगा, इधर जितने भी आइटम आते हैं ना डेबिट साइड में ट्रेडिंग पीएल के, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब हर वो आइटम जो बिजनेस के रेवेन्यू में से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हर वो खर्चा जो माइनस होगा रेवेन्यू से, सेल्स से, ये सब से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बोले तो सर हमको आता था, नया क्या आता है, नया ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन मतलब होता है जो प्रॉफिट आप ऑलरेडी कमा चुके हो, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। किसके बीच में बटेगा, पार्टनर के बीच में बटेगा। तो वो प्रॉफिट को आप जब पार्टनर के बीच में बांटोगे तो वो कब बटेगा, नेट प्रॉफिट फिर कहीं जाएगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था, वैसे नेट प्रॉफिट कहीं आएगा। फिर नेट प्रॉफिट इधर जहां जहां बांटेंगे, जिस जिस काम के लिए डेबिट करेंगे, है ना। तो एक सिंपल सा चीज, इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। इसको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन, मतलब प्रॉफिट निकलने से पहले ऊपर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिलो द लाइन, इस लाइन के नीचे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इजी है ना, समझ जाएंगे हम, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता होगा सर, ये हम पढ़ेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में होगा, हम उसको पढ़ेंगे। बस यहाँ पे अभी समझने के लिए हमको क्या चाहिए कि एक आइटम है अब तक जो हम पढ़े और वो अबव द लाइन है, वो है पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बस यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी भी तुमको समझाया कि कैपिटल जो होता है वो बिजनेस में लेके आते हैं हम ओनर के तौर पे, ओनर्स इक्विटी। और लोन जो दे रहे हैं वो है आउटसाइडर्स लायबिलिटी, आउटसाइडर्स इक्विटी इन आवर बिजनेस। मतलब हमको उनको देना है पैसा, हम हमारे वो क्रेडिटर हो गए, समझ गए। लेकिन पार्टनर का जो कैपिटल है उसके ऊपर जो पैसा दे रहा है वो बाहर वाला आदमी नहीं है, ऐसे ही समझो। पार्टनर लोन को भी है तो लोन ना, तो एक बार के लिए जितना अमाउंट को बिजनेस में लोन के तौर पे लेके आया ना, उतना के लिए वो बाहर वाला हो गया। उसका खुद का कैपिटल है अंदर वाला, लेकिन लोन बाहर वाला। तो जो भी चीज बाहर वाले से कनेक्टेड होगा, एक्सपेंस होगा, उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डिडक्ट करना है। यहाँ पे जब आप लोग जाओगे तो एक दो इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा, इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा बेसिकली, ठीक है। वो आप लोग देख सकते हो, उसमें कैलकुलेट किया हुआ है वो। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है समझाने का कि वो एक्सपेंस है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उसको आपको कंसिडर कर लेना है। क्लियर, ठीक है। तो आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए, बाकी के जो डिटेल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।